हेलो बच्चों, 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 रिस्पिरेशन इन प्लांट्स के क्वेश्चन करेंगे। हम क्वेश्चन ऑप्शन दोनों पढ़ेंगे बच्चों, ताकि आपको ना भी दिखे तो क्वेश्चन क्लियर रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रिस्पिरेशन इन एन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स इज। हिंदी में है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है उसका अल्टीमेट फाइनल या टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है। ऑप्शन है साइटोक्रोम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ग्लूकोज। आप जानते हैं बच्चों, साइटोक्रोम कैरियर है इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीजन जो है वो फाइनल या टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सबसे लास्ट में जो हमारे पास फोर्थ कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम ए और ए3, उससे वो इलेक्ट्रॉन को फाइनली एक्सेप्ट करता है। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन। तो पहले का बी ऑप्शन ऑक्सीजन सही है। वो भी ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा आंसर है, तो O2 बोल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कैटालाइज्ड बाई। मतलब जो फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, वो कौन कैटालाइज करता है। तो आप बताओ, ग्लूकोज का अगर फॉस्फोराइलेशन किया जाए तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, और सबको याद होना चाहिए कि इसमें जो एंजाइम लगता है बच्चों वो हेक्सोकाइनेज लगता है। तो आंसर हेक्सोकाइनेज होगा। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, बी ऑप्शन है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, सी ऑप्शन है हेक्सोकाइनेज, यही सही आंसर है। डी ऑप्शन है बच्चों फॉस्फोराइलेज। तो जो म्यूटेज है वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब 3 पीजीए से 2 पीजीए में लगता है। और फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज में लगता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमेराइजेशन। हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यही सही आंसर है। और डी ऑप्शन फॉस्फोराइलेज है, तो ये हो नहीं सकता है। तो आंसर है सी ऑप्शन हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरुविक एसिड द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैन हैव मेनी मेटाबॉलिक फेट्स, फेट्स का मतलब फ्यूचर, भविष्य, अंडर एरोबिक कंडीशन इट फॉर्म्स। मतलब पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस बनता है उसके बहुत सारे मेटाबॉलिक फेट हैं, फ्यूचर हैं, वो कहीं भी जा सकता है। और मेनली 3 आप जानते हैं, एक है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एक है एरोबिक ब्रेकडाउन, जो कि आगे जाके क्रेब्स साइकिल ईटीसी में चलने लगता है। तो 3 मेन पाथवे होते हैं। आइए, तो बोल रहे हैं अंडर एरोबिक कंडीशन, अगर एरोबिक कंडीशन है तो इट फॉर्म्स। तो आप जानते हैं एरोबिक कंडीशन का मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब कंप्लीट ग्लूकोज से 6H12O6 होता है बच्चों, और इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन तब माना जाएगा जब CO2 और वाटर हमें फाइनली मिल जाएगा। तो अगर एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड को हमें देखना है तो अल्टीमेटली वो CO2 और वाटर बनाता है। तो आप बताओ, रास्ते तो 3 हो सकते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एरोबिक रिस्पिरेशन। और इन्होंने सवाल पूछा है एरोबिक के लिए। तो आप देखें, ए ऑप्शन है लैक्टिक एसिड बनाएगा ये एरोबिक के थ्रू जाके, बिल्कुल गलत है, क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है और इस दौरान CO2 रिलीज नहीं होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। और लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का है, पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन से 3 ही कार्बन वाला बना, तो CO2 कम नहीं हुई, और CO2 कम नहीं हुई या कार्बन कम नहीं हुआ, CO2 रिलीज नहीं हुई। बी ऑप्शन है CO2 प्लस वाटर, यही सही ऑप्शन है, क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा एरोबिक में, क्रेब्स साइकिल चलेगी, तो क्रेब्स साइकिल में लास्ट में CO2 वाटर मिल जाएगा। सी ऑप्शन बोल रहे हैं एसिटाइल को एंजाइम A प्लस CO2, ये तो बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। डी ऑप्शन है बच्चों क्या, एथेनॉल प्लस CO2, ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, लेकिन आप जानते हैं ये तो क्या है, एनाएरोबिक में होता है। तो लैक्टिक एसिड और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या एथेनॉल, ये जो है हमेशा
एनाएरोबिक में होगा, जबकि एरोबिक में CO2 प्लस वाटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चौथा सवाल देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS इज लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल। आउटर मेम्ब्रेन में होता है ETS, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है, मैट्रिक्स में होता है। आप जानते हैं आउटर मेम्ब्रेन में तो कभी नहीं होगा इसमें, लेकिन पोरिन्स पाई जाती हैं। तो आप याद रख सकते हैं इसमें पोरिन्स पाई जाए, जिसकी वजह से ये हाईली परमिएबल होती है। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बच्चों यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर फैट ऑक्सीडेशन होता है। और सी ऑप्शन है इनर मेम्ब्रेन, 100% इनर मेम्ब्रेन में जो क्रिस्टी बनते हैं, जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, उस क्रिस्टी या एक को क्रिस्टा बोलते हैं, उस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ETS पाया जाता है और उसके 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। और मैट्रिक्स में तो क्रेब साइकिल चलती है बच्चों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इनर मेम्ब्रेन में ETS पाया जाता है। 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये CBSE में पूछा जा सकता है। तो कौन सा ऐसा, नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है और किस में रेस्पिरेशन की रेट हाईएस्ट है। तो आप बताइए, रेस्पिरेशन वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, एनर्जी वहाँ ज़रूरत होगी जहाँ सेल डिवीज़न बहुत तगड़ा चलेगा। तो आप बताइए, एक पहला ऑप्शन दिया है ग्रोइंग सूट अपेक्स, तो मेरिस्मेटिक जोन है तो रेस्पिरेशन रेट तो ज़्यादा होती ही है। एक बी दिया है जर्मिनेटिंग सीड, सी है रूट टिप और डी है लीफ बड। तो पहले ये समझिए कि अगर कोई प्लांट ग्रो कर गया तब जाके उसका सूट अपेक्स बना है, और उस रेस्ट्रिक्टेड सूट रीजन में, अपेक्स रीजन में मेरिस्टेमेटिक जोन है। रूट टिप वो भी मेरिस्टेमेटिक है, लीफ बड वो भी मेरिस्टेमेटिक है, जर्मिनेटिंग सीड भी मेरिस्टेमेटिक है, क्योंकि उसे तो पूरा प्लांट बनाना है। तो आप ऐसे देखिए कि सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत किसको है, तो सॉयल से उसे बाहर निकलना है, और जो सीड कोट है उसे तोड़ना है, मिट्टी के जो दबाव है वो उसे भी पेनेट्रेट करके उसे ऊपर आना है, और उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी बच्चों। और एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा, नो डाउट सब में रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा है, लेकिन हाईएस्ट पूछा है, इसलिए जर्मिनेटिंग सीड को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी बच्चों। तो इसलिए 5वें सवाल का सही आंसर है बी ऑप्शन, जर्मिनेटिंग सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 6th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको सही ऑप्शन छांटना है। पहला स्टेटमेंट है पायरूवेट इज फॉर्म्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये तो गलत हो गया। पायरूवेट मतलब पायरुविक एसिड, और वो प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, और ग्लाइकोलिसिस चलती है साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। तो आप बताओ पायरूवेट कहाँ बनेगा, जहाँ ग्लाइकोलिसिस चलेगी, कहाँ चलेगी, साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बनेगा पायरूवेट, गलत। बी ऑप्शन, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल को एंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड ए मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज सिंथेसाइज। तो बच्चों ये NCERT की लाइन है। आप जानते हैं यहाँ पर ATP नहीं बल्कि GTP बनता है, और GTP टूट के फिर GDP में बदलता है, और इस फॉस्फेट को ऐड किया जाता है ADP में और फिर ATP बनता है। तो कपल्ड साइमल्टेनियस रिएक्शन चलती है तब ATP बनता है, जबकि इन्होंने डायरेक्ट कन्वर्जन से ATP बनाया है SLP। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ATP इज सिंथेसाइज नहीं, GTP इज सिंथेसाइज, फिर GTP से ATP भले बनेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन पे आइए बच्चों, ऑक्सीजन इज वाइटल, मतलब बहुत जरूरी है, बिना उसके पॉसिबल नहीं रेस्पिरेशन का चलना। वाइटल का मतलब ऑक्सीजन इज वाइटल इन रेस्पिरेशन फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, 100%। बिना ऑक्सीजन के तो रेस्पिरेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। डी ऑप्शन क्यों गलत है, देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन फर्मेंटेशन। आप जानते हैं फर्मेंटेशन क्या है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा, एनाएरोबिक होगा, तो वहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन होने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो इनकम्प्लीट होगा बच्चों। तो डी ऑप्शन भी गलत है, इसलिए 6th क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है सी।
7वां क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउसेज ऑफ द सेल। आप सब जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। मतलब नीचे 4 ऑप्शन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस बात को समर्थन करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है। आप जानते हैं तो पावर हाउस का मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। एनर्जी क्या है अपने लिए, सेलुलर एनर्जी का फॉर्म क्या है, एटीपी। तो पहला ऑप्शन देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एटीपी, इसलिए हम पावर हाउस बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलती है, इस वजह से यहाँ पर एटीपी बनता है। तो ये बात बिल्कुल सही है और यही सही उत्तर भी है। बी ऑप्शन क्यों गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव ए डबल मेम्ब्रेन। ये स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल सही है, डबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इसकी डबल मेम्ब्रेन की वजह से पावर हाउस नहीं कहते हैं, इसलिए इस सवाल का सही आंसर नहीं है। स्टेटमेंट सही है लेकिन इस सवाल का सही आंसर नहीं है। सी ऑप्शन क्यों गलत है, द एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड द साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ बिल्कुल सही है, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स और साइटोक्रोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। अब क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम हैं वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं और साइटोक्रोम्स जो हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। बात तो इसकी सही है, बट क्या इसकी वजह से पावर हाउस है, नहीं, गलत है। ये स्टेटमेंट सही है लेकिन सवाल का आंसर नहीं है। ये डी ऑप्शन क्यों गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल। तो आप बताएं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल, तो भाई एनर्जी की ज़रूरत है तो बिल्कुल होगी। ऑलमोस्ट वर्ड इसलिए लगा रहा है बेटा क्योंकि जो एनिमल हैं उनकी आरबीसी में, जो मैमल्स हैं उनकी आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है क्योंकि उसे हीमोग्लोबिन रखना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है लेकिन इसकी वजह से पावर हाउस नहीं कहते हैं। तो चारों स्टेटमेंट 101% बिल्कुल राइट हैं, लेकिन जो पावर हाउस ऑफ सेल का एक्सप्लेन कर रहा है वो केवल पहला स्टेटमेंट है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है। तो सही आंसर है ए ऑप्शन। 8वां सवाल, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज। एंड प्रोडक्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का क्या होगा, ऑप्शन NADH। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब आप समझ गए ETS, तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलेगा। तो आप बताओ उसका एंड प्रोडक्ट क्या NADH होगा, नहीं, वो तो ऑक्सीडाइज होता है, उसी का तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के तौर पे जाता है। ऑक्सीजन ये तो टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन है ETS में, ये एंड प्रोडक्ट नहीं है। ADP नहीं, ADP को तो यूज करके ATP बनाने के लिए यूज करते हैं, तो ये भी एंड प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट डी ऑप्शन, ATP एंड वाटर। 101% ATP बनता है क्योंकि ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है तो ATP बनता है बच्चों। और वाटर कैसे, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और H+ के साथ जुड़ के वाटर बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी 8वें सवाल का सही उत्तर है, ATP + वाटर, ये एंड प्रोडक्ट है। 9th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ये सबसे आसान सवाल होते हैं, तो मैं बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को आप हाइड्रोजन एक्सेप्टर से मैच कराइए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को साइटोक्रोम C से, पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज को एसिटाइल को एंजाइम A से, क्योंकि आप जानते हैं लिंक रिएक्शन में यूज होता है ये। डी कार्बोक्सिलेशन को अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से, क्योंकि ये 5 कार्बन का होता है। जस्ट इसके बाद सक्सिनाइल को एंजाइम A जो कि 4 कार्बन का बनता है, तो यहाँ पर CO2 निकलती है। तो A का सेकंड, B का थर्ड, C का फोर्थ, D का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। तो बच्चों ये रहे आपके रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के एग्जाम्पलर के सवाल। एक एक सवाल को बहुत अच्छे से समझिए और उसके कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि इससे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सिंसियरली और सीरियसली इनको अटेम्प्ट कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।